दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसके साइन के बिना भारत सरकार एक रुपया भी सही तरीके से खर्च नहीं कर सकती थी। जब भारत आज़ाद हुआ तब सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि सिस्टम की नींव भी रखी जा रही थी। उस नई व्यवस्था की सबसे मजबूत ईंट कौन था? भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वी नाराहरी राव, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। 15 अगस्त 1948 के एक साल की आज़ादी के बाद उन्हें बनाया गया इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कैग। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ उनका रोल सरकारी खातों की जांच करना ही था, या फिर उन्होंने उस फाइनेंशियल वॉचडॉग की नींव रखी जो आज सरकार को जवाबदेह बनाता है? गवर्नमेंट एग्जाम्स में कैग के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा करेंगे, और साथ ही वी नाराहरी राव जी के बारे में भी जानेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की जर्नी इंडियन ऑडिट सिस्टम के पायनीर वी नाराहरी राव जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से शेयर करूं कि आज पूरे 90 दिन कंप्लीट होके 91st वीडियो आ रही है, कंसिस्टेंसी के साथ आपके प्यार और सहयोग के कारण। अगर ऐसे ही आप अपना सहयोग और प्यार देंगे तो ये मोटिवेशन आगे रहेगी और यात्रा बहुत लंबी होगी। दोस्तों, जल्दी से इस यात्रा के भागीदार बने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़े से कमेंट्स ज़रूर करें, मेरी एंगेजमेंट आपके साथ थोड़ी बेहतर हो। थैंक यू सो मच सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक दैट इज़ पार्ट 6 एंड द लास्ट वन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 30 पे हमने छोड़ा था आपको, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ए, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि ऑडिट करना और सारी जो रिपोर्ट हैं कि जितने भी खर्चे हुए हैं भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, क्या ये काम है? ऊपर पूछा गया क्या काम नहीं है। सो ए, बी, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट्स। जो भी ऑडिट है और रिपोर्ट है एक्सपेंडिचर्स के ऊपर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, मतलब कंटिजेंसी फंड वो है जो इमरजेंसी के लिए तैयार किया जाता है, और पब्लिक अकाउंट्स जो जनता के लिए खर्चे करने के लिए जो फंड्स होते हैं उसके खाते के जो मेंटेनेंस है वो सारे पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। सी, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। क्या ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और जो लाभ हानि के खाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स, उनकी ऑडिट करना, रिपोर्ट करना। या डी, टू कंट्रोल एंड रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ द पब्लिक मनी, कंट्रोल करना रिसिप्ट्स को, क्या खर्चा आएगा, कैसे आएगा, और इशू करना पब्लिक मनी को, एंड टू इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन दी एक्सचेकर, कि जिसने खर्चा करना है वहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू लोड हो गया है कि नहीं। देखिए, जहाँ पे वर्ड एक एक स्टार्टिंग वाला वर्ड ध्यान से देखें। पहले तीनों ऑप्शंस में ऑडिट वर्ड है। ऑडिट करना कैग का काम है, बट कंट्रोल करना कैग का काम नहीं है। सो आंसर विल बी डी ऑन योर स्क्रीन। यूपी पीसीएस आईएएस दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से देखें। कैग इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट सिस्टम एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IA and AD, and derives his constitutional standing as the auditor of the union and state governments from Article 148 to 151 of the Constitution of India. The duties, powers and conditions of the services of CAG are laid down in the CAG duties। जो दोस्त देखिए नए हैं, मैं बताऊं कि प्लीज़ इस चैप्टर की पार्ट 1 और 2 वीडियो ज़रूर देख लें। मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में। आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, खुद आंसर देंगे इसके आप, आई एश्योर यू। तो ये कैग की जो ड्यूटीज़ का एक्ट दिया गया है 1971, उसके तहत ये सारे काम किए जाते हैं। अब कैग के रोल क्या है? 1, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स अकाउंट्स इन द रिस्पेक्टिव कंसोलिडेटेड फंड्स। सारी जो रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर्स हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंटेड इन द रिस्पेक्टिव कंसोलिडेटेड फंड्स, उनको ऑडिट करना। 2 है, जो भी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड्स के रिगार्डिंग भी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन हुआ है, उसको ऑडिट करना।
एंड द पब्लिक अकाउंट्स यूज्ड मेनली फॉर द लोन्स, डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंसेस। जो भी पब्लिक अकाउंट्स है किसके लिए यूज़ होते हैं? जो भी लोन्स दिए गए हैं, डिपॉजिट्स हैं क्या पैसा आया है, रेमिटेंस उससे क्या पैसा दिया गया है। तो लोन्स का जैसे इंटरेस्ट आया, जो भारत सरकार ने कहीं से लोन लिया है, लोन दिया, उसमें से क्या इंटरेस्ट आया, क्या इंटरेस्ट किया, ये सारे पब्लिक अकाउंट्स में मैनेज होते हैं। इनकी ऑडिट करना भी कैग का काम है। 3 इज़ द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स एंड द अदर सब्सिडरी अकाउंट्स केप्ट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो भी ट्रेडिंग करनी, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारी बैलेंस शीट्स है। अदर सब्सिडरी अकाउंट्स भी हैं, मतलब सब्सिडरी अकाउंट्स उन अकाउंट के भी नीचे फर्दर अकाउंट्स, उनके सब अकाउंट्स कह लीजिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनका भी सारा देख रेख करना, उनकी ऑडिट करना। 4th है अकाउंट्स ऑफ द स्टोर एंड स्टॉक केप्ट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्टोर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वेंट्री, मतलब सारा कह लीजिए कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सारा सामान रखा है, ठीक है, वो सारी इन्वेंट्रीज़ को चेक करना, उसके उन सारे स्टॉक्स को, ये भी सारा ऑर्गेनाइज करना, उसको ऑडिट करना कैग का काम है। गवर्नमेंट कंपनीज़ हों चाहे गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं जिनके स्टैट्यूट्स प्रोवाइड एंड ऑडिट बाय द कैग, जो भी उनके ऑडिटर्स हैं वो भी सारे कैग के अंडर ही कंट्रोल उसके हिसाब से काम करते हैं। 5th है अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द यूनाइटेड यूनियन एंड द स्टेट्स। जो भी अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ हैं जिनको फाइनेंस किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड है जो भारत का या स्टेट का, कोई भी ऐसी बॉडीज़ हैं जो उनके अंडर काम कर रही हैं, उनके द्वारा फाइनेंस्ड है, उनका ऑडिट भी कैग करेगी। 6th, एनीबडी और द अथॉरिटी इवन दो नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। चाहे कोई ऐसी बॉडीज़ या अथॉरिटी जो कंसोलिडेटेड फंड से तो फाइनेंस नहीं है, बट राष्ट्रपति या गवर्नर ने उनको रिक्वेस्ट के द्वारा स्पॉन्सर किया है, उनका ऑडिट भी कैग करेगा। 7, अकाउंट्स ऑफ द बॉडीज एंड अथॉरिटीज रिसीव्ड लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी ऐसी बॉडीज़ जो लोन्स लेती हैं सरकार से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और या ग्रांट्स मिलती है, ग्रांट्स मतलब जो पैसा एक बार ले लिया तो वापस नहीं देना पड़ता, एक तरह की समझ लीजिए हेल्प। सो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस सब का पैसा कैसे कहाँ गया उसका ऑडिट भी कैग करेगा। अब एक बार मैं फटाफट आपको दिखाऊं, देखिए पहला क्वेश्चन के द्वारा आपके कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्ट करके आ जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपको। ये देखिए वी नाराहरी नाउ फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये 15 अगस्त 1948 को भारत के पहले कैग बने जब देश आज़ाद हुआ। इससे पहले मैं बताऊं, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है कि 1900 में, सन 1900 में मैसूर कर्नाटका में खूबसूरत शहर में वहाँ पैदा हुए, और भारत के पहले कैग बने 1948 में। 1948 से लेके राइट हैंड साइड देखिए 1948 टू 1954 ये उनका टेन्योर रहा है, कार्यकाल। इससे पहले प्रीवियसली जो लिखा है फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट पद है फाइनेंस सेक्रेटरी का भारत के अंदर, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका रोल है जो प्लेड अ की रोल इन दी एस्टैब्लिशिंग द, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ इसे, प्लेड अ की रोल इन दी एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट फ्रेमवर्क फॉर द न्यू रिपब्लिक। जो नया रिपब्लिक बना था गणतंत्र भारत, उसका ऑडिट फ्रेमवर्क, जो आज ऑडिट का पूरा ढांचा देख रहे हैं, कैसे ऑडिट होता है, क्या पूरी टीम है, क्या प्रोसेस है, वो सारा ढांचा फ्रेमवर्क तैयार करने में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड वो किसके लिए याद किए जाते हैं? रिनोड फॉर हिज इंटीग्रिटी, उनकी अखंडता, डिलीजेंस, मेहनत और डेडिकेशन, समर्पण उनका पब्लिक सर्विसेज के लिए। सो दिस वाज ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट पर्सन वी नाराहरी नाउ, आपके पहले कैग। आई होप अब इसके बाद कभी भी ये भूलेगा नहीं लाइफ में, जब आपने ऐसे पिक्चर देख ली, अच्छे से याद कर लिया, उसके पॉइंट्स देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कैग टू ऑडिट द ऑल द रिसिप्ट्स विच आर पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल हमने पढ़ा था अभी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी होगा देखेंगे कैग। 2, कैग शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस और द डिपार्टमेंट इन द यूनियन और स्टेट। चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट हो, उसके किसी भी डिपार्टमेंट के जो अकाउंट के स्टोर्स हैं या उनमें स्टॉक रखा गया है, उसका ऑडिट भी कैग दिखेगा। अभी हमने ऊपर किया है। सो दोनों ऑप्शन सही हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बिना ऑप्शंस के आपको आंसर पता है, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर इज बी। MPP से 2020 में आया भाई क्वेश्चन, देख लो आप। इसलिए कहता हूँ एक बार एक के सादे सब सदे, एक बार आपने क्वेश्चन को ढंग से डिटेल में पढ़ लिया, 5 से 6 मिनट उसी में लग गए, बट एटलीस्ट आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। बाकी क्वेश्चंस आप फटाफट खुद आंसर कर देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। इन इंडिया अदर देन द एंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पस, मतलब जिस पर्पस के लिए लिया गया है पैसा वहीं लगा है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि पब्लिक फंड्स एफिशिएंटली यूज़ हों और सही से इस्तेमाल हों,
व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग, कैग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 1, कैग एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। कैग एक्सचेकर को कंट्रोल करें, जो पैसा रिलीज करता है कि पार्लियामेंट के बिहाफ पे, कि जब राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर दें, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। 2, कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स और द प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कैग रिपोर्ट करे उन प्रोजेक्ट्स को जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स को जो मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको डिस्कस करती है, मिनिस्ट्रीज़ उन्हें एग्जीक्यूट करती हैं, कैग उनके ऊपर भी रिपोर्ट बनाए। 3, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CAG reports can be used by the investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing the public finance। मतलब जो भी कैग की रिपोर्ट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जो इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने वाली एजेंसीज हैं वो चार्जेस लगाएं उनके अगेंस्ट जिन्होंने लॉज को वायलेट किया है, लॉज तोड़े हैं पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करते समय। 4th है, वाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज, जब भी डील करना है ऑडिट और अकाउंटिंग को गवर्नमेंट कंपनीज के, तो कैग है सर्टन जुडिशियल पावर्स, मतलब न्यायिक उनके पास भी पावर है फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट द लॉ, और उनको सजा देने के भी पावर है कैग के पास। अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये आपके सामने 4 ऑप्शंस 1, 3, 4, ओनली 2, 2, 8, 3, 1, 2, 3, 4। IAS प्री 2012 क्वेश्चन के लेवल से पता लग जाता है भाई यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। सी इज द आंसर, दैट इज 2 and 3। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स जो गलत थी। अब आगे देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। कैग का काम है इज अथॉरिटी एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, 148 के तहत, जो ऑडिट करती है सारे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और द प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैन प्रेस चार्ज ऑन द फैक्ट्स बेस्ड। सो कैग की जो रिपोर्ट्स हैं ऑन द एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स, कि कैसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए बाय मिनिस्ट्रीज, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्हें प्रॉपर डिस्कस करती है कि क्या काम सही से हुआ, पैसे का यूटिलाइजेशन सही से हुआ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रेस कर सकती हैं चार्ज, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, एक इंडिया के मोस्ट रिनोन्ड डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आई है कि इन्होंने फाइनेंशियल मैटर्स में घपला किया है, तो इसीलिए वो कंसिडर की जाएगी। लेकिन जुडिशियल पावर्स नहीं होती। दैट इज 2 and 3 वॉज द आंसर। पहली स्टेटमेंट जो थी कि एक्सचेकर को कंट्रोल करना पार्लियामेंट के बिहाफ पे, ये उनकी पावर में नहीं है। और जुडिशियल उनके पास जो लास्ट स्टेटमेंट थी, जुडिशियल पावर्स भी नहीं है कि प्रोसिक्यूट सजा देने के लिए, ये भी उनका काम नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर स्क्रीन। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वेस्ट इन विद, जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यू एक्शन लेने की ऑन द कमेंट्स ऑफ दी, कि कैग ने कमेंट्स दिए हैं तो वो किसके पास है, उसके बेस पे वो एक्शन ले पाए। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी सुप्रीम कोर्ट, सी पार्लियामेंट, डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यूपी के रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर 2014 में आया था ये क्वेश्चन। सी इज द आंसर, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, अल्टीमेट अथॉरिटी है कि टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन कैग की रिपोर्ट के ऊपर, उसके बेस पे वो एक्शन ले सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की है, वो डिबेट करती है एक्सटेंसिवली, डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन करती है ऑन दीज रिपोर्ट्स। सो 151 क्लॉज 1 आर्टिकल का ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू दी ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, और रिपोर्ट्स ऑफ द कैग ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु shall cause them to be laid before each house of parliament। पहले सबसे पहले इमीडिएट हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि सबसे पहले कैग कहाँ रिपोर्ट सबमिट करते हैं, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति फिर हर एक हाउस में प्रेजेंट करते हैं, उनको भेजते हैं पार्लियामेंट के, फिर फाइनली वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास आती हैं चर्चा के लिए। 34th क्या है क्वेश्चन नंबर, हु अमंगस द फॉलोइंग अटेंड्स द मीटिंग्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो इनमें से कौन है जो मीटिंग अटेंड करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पार्लियामेंट की? ए अटॉर्नी जनरल, बी सोलिसिटर जनरल, सी कैग, डी नन ऑफ द अबव। सी कैग इसका आंसर, यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन। आंसर दिया गया है कि कैग जो मीटिंग्स है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उन्हें अटेंड करते हैं। आर्टिकल 149 ये प्रिस्क्राइब करता है वो ड्यूटीज़ और पावर्स जो कैग के द्वारा परफॉर्म की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, Which article of the Constitution prescribes the duties of CAG of India? अब शॉर्ट में हम कैग पढ़ेंगे, टाइम बचेगा।
कौन सा आर्टिकल है भाई जो उनकी ड्यूटीज़ की बात करता है? अभी अभी हमने पढ़ा है 149, तो क्वेश्चन आर्टिकल को याद कर ले, 149 रिपीटेड आ रहा है एग्जाम में कि ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग है 149, 148 उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 36, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और रिमूव कौन कर सकता है उन्हें? ए बाय प्रेसिडेंट, बी ऑन द एड्रेस फ्रॉम द बोथ हाउसेस of the parliament, C by the Supreme Court, D on the recommendation of the president by the Supreme Court, and answer is none, क्योंकि इनका हमने पिछली वीडियो में किया है कि सारा एक्सप्लेनेशन 148(1) की कैग को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और रिमूव कैसे किया जा सकता है? एक उसी मैनर में जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जा सकता है रिमूव। सो इसलिए इन चारों में कोई भी ऑप्शन नहीं है। According to Article 124, Clause 4 of the Constitution, a judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President. राष्ट्रपति के ऑर्डर के बिना, passed after an address by each House of Parliament, supported by majority of the total membership of that House. Total membership जितनी उस हाउस की हैं उनकी मेजोरिटी से, and by a majority of not less than 2/3 of the members of that House present and voting. और जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट है, जिस दिन ये रेजोल्यूशन मूव किया जा रहा है, तो टोटल जितनी वोटिंग हुई है प्रेजेंट मेंबर्स है उसका एटलीस्ट 2/3 वोट होनी चाहिए, और टोटल स्ट्रेंथ का फुल मेजोरिटी मतलब 51% वोट वहाँ होनी चाहिए। ठीक है जी, 50% + 1, ये एक्चुअली कंडीशन है। तो ऐसे तब जाके राष्ट्रपति रिमूव कर सकते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज को। सो वी कैन से दैट कैग कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस इन दी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज के पार्लियामेंट में एड्रेस होने के बाद फिर कैग को राष्ट्रपति रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द कैग ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी, बी एस्टिमेट कमेटी, सी प्राइम मिनिस्टर, डी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बिल्कुल सही है भाई, दोस्त किसके हैं? दोस्त और एक गाइड का काम करते हैं, दैट इज डी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं मिनिस्ट्रीज के अपीयर बिफोर दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी व्हेन एग्जामिनिंग द अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द मिनिस्ट्री। जब भी जो मिनिस्टर्स हैं एग्जामिन कर रहे हैं रिपोर्ट्स को, जो भी मिनिस्ट्रीज रिलेटिंग टू देयर मिनिस्ट्रीज, सो उस टाइम पे जो कैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो कैग फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इट अटेंड्स द सीटिंग ऑफ द पैक एंड असिस्ट इट्स डेलिब्रेशंस। जो भी उनके प्लान्स हैं उसमें भी उनको हेल्प करता है। ठीक है जी, तो जब भी ये चीज़ क्लियर होगी कि सारे मिनिस्टर्स अपीयर होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे, जब भी एग्जामिन किए जाते हैं अकाउंट्स और ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं कि हाँ जी ये लेखा जोखा है आपका, आपने अपने मिनिस्ट्री में पैसा ऐसे ऐसे खर्च किया है, और इसीलिए कैग को एक दोस्त, गाइड, फिलोसफर ये सब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइजेज, किस चीज़ की छटनी करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? ए रिपोर्ट ऑफ द कैग, बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, डी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। एंड आंसर इज ए, रिपोर्ट जो भी कैग की है उसको छटनी करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यूपीपीसी 2021 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 39, द अमेंडमेंट टू कैग ड्यूटीज पावर कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1971, ये सेपरेट करती है अकाउंट को ऑडिट से एंड रिलीव्स द कैग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हिज अकाउंट्स। तो उस ड्यूटी से रिलीव करती है कि जो उनकी अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की उनकी ड्यूटी है। द अमेंडमेंट्स वर मेड इन द ईयर, कौन से साल में अमेंडमेंट बनाई गई थी? ए 1972, बी 1976, सी 1980 एंड डी 1987। ऑप्शन बी इज द आंसर एंड इट वाज 1976। 1976 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाई गई उनसे कि कैग की जो ड्यूटी थी उनको अलग कर दिया गया, कि अकाउंट्स और ऑडिट को अलग कर दिया गया और कैग को रिलीव कर दिया गया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी इन मैटर ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाना अब उनका काम नहीं रह गया, आप ऑडिट करें बढ़िया से, आप बस ये छानबीन करें किसने घपला किया, कौन पैसे का बढ़िया वाला गबन कर गया है। ठीक है जी, आगे चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, consider the following statements. The Advocate General of a state in the India is appointed by the President of India on the recommendation of the Governor of the concerned state. एडवोकेट जनरल जो स्टेट के हैं इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होते हैं। किसकी रिकमेंडेशन? गवर्नर की रिकमेंडेशन से। जो भी उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर हैं वो रिकमेंड करते हैं। 2, एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड में जो दिया गया है, हाई कोर्ट्स हैव द ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। दो तरह की जुरिस्डिक्शन, एक एपिलेट, ओरिजिनल एपिलेट की अपील वहीं हो सकती है, और एडवाइजरी की सलाह देने की राष्ट्रपति को या जैसे गवर्नर को जो हाई कोर्ट है उनको देती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट स्टेट लेवल, हाई कोर्ट्स के पास ये ओरिजिनल एपिलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है स्टेट लेवल पे। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है?
डी इज द आंसर, नीदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इंडिया में एडवोकेट जनरल एक लीगल एडवाइजर है स्टेट गवर्नमेंट के। सो पोस्ट इज क्रिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉरस्पॉन्डेंस टू दैट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट यूनियन गवर्नमेंट लेवल। जैसा यूनियन गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट में। तो अटॉर्नी जनरल स्टेट के अंदर इन इंडिया अपॉइंटेड बाय द गवर्नर नॉट बाय द प्रेसिडेंट। सो पहली चीज़ तो ये गलत हो गई कि राष्ट्रपति नहीं गवर्नर अपॉइंट करते हैं, हमने पढ़ा, इसलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 जरूर अच्छे से देख लें। द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 177 एम्पावर करता है उन्हें बोलने के लिए एंड प्रोसीडिंग्स जो भी हैं लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट हैज़ नो राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार नहीं है। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट डज नॉट हैव द ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी। ये तीनों, जो ओरिजिनल कोई डिसीजन लेने की, एपिलेट की कोई अपील हो तो वहीं पे हो, और एडवाइजरी ये स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के पास नहीं है। अंडर आर्टिकल 143 ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बिलोंग टू दी सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी वाला काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन, तो इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, पूरी कहानी खत्म हो गई है, अब पता है हमें सीता मैया कौन है। ठीक है, दैट इज आंसर इज बी, कैग, यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, कैग ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पीपल्स लिबर्टी, कि लोगों की जो आज़ादी है उनके गार्जियन के तौर पे काम करते हैं, रिगार्ड के तौर पे। गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यहीं पे बात खत्म होगी कि जनता का जो पैसा है उसके गार्जियन है। नेक्स्ट इज question number 43, the duty of the controller and auditor general is not merely to ensure the legality of expenditures but also its propriety। the duty है जो कैग की, वो सिर्फ यही नहीं इंश्योर करना नहीं है, द लीगलिटी क्या है मतलब कानूनी तौर पे, बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी, उसकी प्रॉपर्टी भी निश्चित करना कि किस ढंग का है, उस क्या जो खर्चा करने वाले हैं वो उसके अलाउड हैं। जैसे किसी फर्म का प्रोप्राइटर होता है, वो उसका करता है कि क्या उसका करता है वो जिसने खर्चा किया है। रीज़न, ही हैज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनको अपहोल्ड करके रखना है ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। सो क्या ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, क्या इसका आंसर आ रहा है? दैट इज बी इज द आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आर को करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों है ऐसा कि ड्यूटी कैग की, अब देखिए कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, इंडिपेंडेंट है पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर के एंड एग्जीक्यूटिव से। तो कैग रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये हम ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट सारे कर चुके हैं, फटाफट देख लें। ऑडिट ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं चाहे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनको ऑडिट करेंगे। ऑडिट करना सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी उनके उपक्रम है भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के, उनको करना। और जो भी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, खुद काम करने वाली, रन करने वाली बॉडीज़ जो फाइनेंस्ड होती हैं फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स, उनका ऑडिट होना। ऑडिट ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द यूनियन और स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों की रिसिप्ट्स को ऑडिट करना। फिर ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, स्टोर्स एंड स्टोर और जो भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं उनका भी ऑडिट करना। और सारी कंपनीज कॉर्पोरेशन है उनको ऑडिट करना। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, ये इंश्योर करना कि लीगलिटी, रेगुलरिटी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली थ्रू असेसमेंट एज टू, कि ये सारी चीज़ें मैनेज हों अच्छे से, इस ढंग से, एफिशिएंटली, इकोनॉमी, रेगुलरिटी मेंटेन करनी। क्यों? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाई गई हैं, आर कंप्लीट इन द ऑल एस्पेक्ट्स, सब ढंग से प्रॉपर है, प्रेजेंटेड विद एडिक्वेट डिस्क्लोजर, कि सही से जो उसमें लूप होल्स हैं प्रेजेंट किए गए हैं फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर, जो भी प्रोविजन से प्रावधान दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन मेड देयर अंडर एंड वेरियस ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर बीइंग कंप्लाइड विद। जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं क्या उनको सही से कंप्लाई किया गया है, लागू किया गया है, फॉलो किया गया है। लास्ट इज द एक्सटेंट इन विच द एक्टिविटी, प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इकोनॉमी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। परफॉर्मेंस ऑडिट, कि जो भी एक्टिविटी प्रोग्राम था वो एफिशिएंटली रन हुआ है, ताकि पैसों का संसाधन का यूज़ भी हुआ है, कि ऐसे ही बस खर्चा कर दिया, आउटपुट कुछ भी नहीं आई। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट। इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देखिए फॉर्मेलिटी वाली वीडियोस नहीं है, कहीं पे मुझे लगा 10 मिनट की इंपॉर्टेंट है वीडियो, उतनी काफ़ी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने उतनी बनाई। अब मुझे लग रहा है आज ये टॉपिक फिनिश कर देना चाहिए इसको, तो मैंने वीडियो लंबी कर दी। सो जस्ट जुड़े रहिए दोस्तों, इस क्वालिटी कंटेंट को बरकरार करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, नहीं तो मेरे को भी डिमोटिवेशन मिलेगी, लोग स्किप कर जाते हैं, लंबी देखते नहीं है, सबको रील्स चाहिए भाई, रील्स।
मैंने मुश्किल से सिर्फ एक शॉर्ट डाली है अभी, डालूंगा बट बहुत रेलिवेंट, जब मुझे लगा कि मैं बहुत एफिशिएंट आपके लिए चीज़ें डाल सकता हूँ कम टाइम में एकदम सटीक जानकारी, आई विल डू दैट। इफ़ यू रियली वांट द शॉर्ट्स, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, प्लीज़ कमेंट, आई विल मेक इट विद द कंसिस्टेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट? पब्लिक अकाउंट्स जो फाइनेंस स्टडीज़ हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ, जो पब्लिक फाइनेंस स्टडीज़ हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की ऑफ द गवर्नमेंट, वो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकारी खर्चा है उसका एनालिसिस, बी पब्लिक रेवेन्यू, सी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डी फंक्शनल ऑफ द कमर्शियल बैंक। फंक्शनिंग ऑफ ए कमर्शियल बैंक ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, इसको स्टडी करना। पब्लिक फाइनेंस उस स्टडी है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की, वो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो असेस करती है गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड द एडजस्टमेंट ऑफ वन और द अदर अचीव डिज़ायरेबल इफेक्ट्स टू अवॉइड द अनडिज़ायरेबल वंस, कि काम के जो रिजल्ट्स हैं वो आए, ना कि जो नहीं चाहिए वो आए। द पब्लिक फाइनेंस इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, नॉट रिलेटेड, सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, कि इससे कमर्शियल बैंक की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो दी गई थी, पब्लिक का रेवेन्यू, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो वित्तीय प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन वो रन करना, और पब्लिक एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बिकम इंडियाज़, वो कब के बने हैं? सी 14th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बने। अपेक्स बॉडी है, सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हेयर। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल, क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए हैं। सो हाउ वाज द सेशन? सच में अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से बांटें, थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।